V55 अध्याय 541 आनंद का मछली घर। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। अब 10 बजे होने वाली समूह कल्याण नीलामी में केवल 1 घंटा शेष रह गया था। इस 1 घंटे का उपयोग करते हुए लिन युआन ने स्टार वेब पर कुछ आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री खरीदने की योजना बनाई। बस इतना था कि वह जो सामग्री खरीदना चाहता था वह नहीं थी जो वह आमतौर पर रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन से खरीदता था। इसके बजाय उसे एक खास फे को आरक्षित करने के लिए स्टार वेब पर एक अनुभवी गुट के निजी गुट में जाना पड़ा। ये फे या अनुभवी गुट का हस्ताक्षर फेया था। यह एक प्रकार का जलीय परी था जो लिन युआन के लिए आवश्यक आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री का उत्पादन कर सकता था। लिन युआन ने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर पर जाने से पहले स्टार वेब में लॉग इन करने के लिए क्रिएशन मास्टर के रूप में अपनी पहचान का उपयोग किया। वहां उन्होंने वह लाभ सुरक्षित रख दिया जो उन्होंने पहले अपने फ्लावर ब्रोकेड मोतियों का उपयोग करके अंधाधुंध व्यापार में लगाया था। उन्होंने वास्तव में इस अंधे व्यापार के माध्यम से 515 मध्य श्रेणी की अजीब लपटें प्राप्त की थीं। अधिकाधिक लोगों को पता चल रहा था कि वे मौखिक प्रचार के माध्यम से परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब से समूह कल्याणकारी उत्पाद नहीं खरीद सकते। लिन युआन को बेहद खुशी हुई जब लोग परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में संसाधनों का उपभोग करने के लिए तैयार थे ताकि वे समूह कल्याण नीलामी में भाग ले सकें। इससे ये साबित हो गया कि उनके परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब के माध्यम से जो नेटवर्क उन्होंने बनाया था वह लगातार बढ़ रहा था। जैसे ही लिन युआन ने 515 मध्य श्रेणी की अजीब लपटों को दूर रखा, उसका मुंह फड़कने से नहीं बच सका। चूंकि वह 10 दिनों से बेहोश था इसलिए वह स्टार वेब पर लॉग इन नहीं कर पाया था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अंध व्यापार के माध्यम से फ्लावर ब्रोकेड मोती के 2 बैच बेचने में सक्षम होता। ये बहुत संभव था कि बहुत से लोग या गुट जो उसके परचेज विद नो लॉस स्टोर के प्रशंसक क्लब में शामिल होना चाहते थे वे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में कीमत चुकाने को तैयार हो जाते। ये निश्चित रूप से उनके लिए लाभ प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे खुद लाभ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह अपनी दरांती को आगे बढ़ाता लाभ खुद ही सामने आ जाते। फिर वे तत्काल अपने शरीर को दरांती की धार पर दबाते। स्टार वेब पर लॉग इन करने के बाद लिन युआन को तुरंत लिसन से एक संदेश प्राप्त हुआ। लिन युआन ने उस दिन पहले ही फ़ोन पर लिसन से बात कर ली थी। जब लिसन ने आश्वस्त किया कि लिन युआन ठीक है तो उसने उसकी स्थिति के बारे में पूछना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने सीधे लिन युआन को एक दस्तावेज़ भेजा। दस्तावेज़ को खोलकर उसकी सामग्री को देखने पर लिन युआन की भौहें अनायास ही उठ गईं। दस्तावेज़ का अधिकांश हिस्सा उनके खरीदारी बिना हानि के स्टोर पर हमला कर रहा था। इस हमले में इस तथ्य की ओर इशारा किया गया कि समूह व्यवस्थापक के रूप में वह समूह कल्याण नीलामी की मेजबानी से बचने के लिए 2 दिनों के लिए भाग गए थे। जैसे जैसे दस्तावेज़ की सामग्री कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित होती गई, लिन युआन को धीरे धीरे पता चला कि समस्या परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब के समूह कल्याण के साथ शुरू में ही उत्पन्न हो गई थी। धीरे धीरे उनकी अपनी पहचान भी समस्या में घसीट ली गई। दस्तावेज़ में बार बार उनके कोडनेम ब्लैक का भी जिक्र किया गया था। कई लोगों ने क्रिएशन मास्टर के रूप में उनकी पहचान की तुलना ब्लैक के रूप में उनकी पहचान से की थी। इन लोगों के बीच लिन युआन ने पूर्वज शांति और विश्व सौंदर्य के उपयोगकर्ता नाम देखे। वह स्तब्ध रह गया। क्या एंसेस्टर पीस ब्लैक के आधिकारिक फैन क्लब का ग्रुप एडमिन नहीं था? और पॉइजन ब्यूटी के साथ क्या हो रहा था? उसकी क्रिएशन मास्टर पहचान जहर सौंदर्य के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आई थी। बाद वाला उसका पक्ष क्यों ले रहा था? वह अल्प शक्ति के साथ ब्लैक के कई प्रशंसकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने ब्लैक की पहचान का उपयोग करके स्टार वेब के सेलेस्टियल सीढ़ी पर द्वंद्व युद्ध में 2 बार पॉइजन ब्यूटी को मार दिया था? लिन युआन ने दस्तावेज़ को बंद करने से पहले शांतिपूर्वक 2 बार उस पर सरसरी निगाह डाली। उनकी दोनों पहचानें उनके बाएं और दाएं हाथ की तरह थीं, अतुलनीय। जब लिन युआन ने इन पहचानों को अलग करने का फैसला किया था तो यह उनकी अलग अलग क्षमताओं के कारण था। इसलिए उसने दोनों को एक क्रिएशन मास्टर और एक लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर में विभाजित करने का फैसला किया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके प्रशंसक स्टार वेब पर आपस में झगड़ रहे हैं। तभी लिसन ने उसे एक और संदेश भेजा। युवा मास्टर, यह मामला वाकई असामान्य है। हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? जब लिन युआन ने असामान्य शब्द पढ़ा तो उसने कल्पना की कि जब उसने ये लिखा होगा तो लिसन मुस्कुराहट को दबा रहा होगा। क्या यह असामान्य बात नहीं थी कि बाएं और दाएं हाथ वाले एक दूसरे से लड़ रहे थे? हालांकि लिन युआन ने इस मामले पर ज़्यादा गौर करने की योजना नहीं बनाई थी। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित 2025 मेट गाला में सबसे खराब कपड़े पहने सेलेब्स। कैंडेस कैमरून ब्यूर के सबसे अनुचित पहनावे ने हमें चौंका दिया। उसे नहीं पता था कि मुख्य मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए।
आखिरकार वह अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर उन्होंने अपनी पहचान उजागर भी कर दी तो भी उन्हें उम्मीद थी कि लोगों की पहली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से यही होगी कि वे मजाक कर रहे हैं। इसके विपरीत जब तक वह हमेशा की तरह 10 बजे समूह कल्याण नीलामी का आयोजन करता रहेगा, तब तक परचेज विद नो लॉस के स्टार वेब समूह कल्याण के आसपास का ये तूफान शांत हो जाएगा। लिसन को कुछ निर्देश देने के बाद लिन युआन ने एक साधारण स्टार वेब उपयोगकर्ता पहचान का उपयोग करके अनुभवी गुट के एक्वेरियम ऑफ ब्लिस गुट क्षेत्र का दौरा किया। इसका नाम देखकर लिन युआन को पता चल गया कि यह एक अनुभवी गुट है जो जलीय परियों की खेती करने में माहिर है। हालांकि लिन युआन की तुलना में, जो एक आत्मा क्यूई पेशेवर था जिसने एक इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था और स्काई सिटी को उड़ान भरने देना चाहता था, ये समझी गई इच्छाशक्ति रूनों के अनुसार उच्च श्रेणी के कांस्य फेस बनाने से अलग था। इस एक्वेरियम ऑफ ब्लिस में दुर्लभ सामान्य जलीय परियों को ही काम करने के तरीके के रूप में बेचा जाता था। बस ये था कि ये दुर्लभ सामान्य जलीय परियां ज्यादातर बेहद नाजुक थीं। इन दुर्लभ नाजुक परियों को बड़ी मात्रा में पालने के दसियों वर्षों के बाद एक्वेरियम ऑफ ब्लिस उन्हें बड़े पैमाने पर पालन कर सका, जो बहुत लाभदायक था। लिन युआन एक्वेरियम ऑफ ब्लिस से जो परी खरीदना चाहता था वह उसकी विशिष्ट परी थी, ब्लिस की एंजलफिश। एंजलफिश ऑफ ब्लिस की वृद्धि प्रक्रिया में इसके सभी शल्क गिर जाएंगे। इसके बाद इसके शल्क 5 रंगों वाली मछली की खाल बन गए और पानी की तलहटी में डूब गए। ये मछली के आवरण आध्यात्मिक प्रकार के परियों की खेती के लिए सबसे अच्छा भोजन थे। वास्तव में ऐसा नहीं था कि अन्य आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियां नहीं थीं जो ब्लिस की एंजलफिश के मछली कोट की जगह ले सकती थीं। ये सिर्फ इतना था कि दूसरे आध्यात्मिक प्रकार के फे द्वारा उत्पादित ज्यादातर तत्व उनके शरीर से अविभाज्य थे। इसलिए आध्यात्मिक प्रकार के फे से तत्व निकालने से उसकी मृत्यु हो जाती। यदि लिन युआन को आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करने की इस पद्धति का उपयोग करना है तो उसे अनगिनत आध्यात्मिक प्रकार के परियों को मारना होगा। एंजलफिश ऑफ ब्लिस इस मायने में श्रेष्ठ थी कि वह ह्यूसनिया की तरह आध्यात्मिक अवयवों को निरंतर विकसित कर सकती थी। इसका मछली जैसा आवरण किसी व्यक्ति के नाखूनों की तरह हटाने पर शीघ्र ही पुनः उगाता था। भले ही आनंद की एंजलफिश की खेती करना बेहद कठिन था, लेकिन लिन युआन के लिए यह कोई विशेष रूप से कठिन मुद्दा नहीं था। जब तक वह उत्कृष्ट एंजलफिश ऑफ ब्लिस प्राप्त कर सकता है तब तक सब कुछ अच्छा रहेगा। लिन युआन स्टार वेब के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के माध्यम से एक्वेरियम ऑफ ब्लिस के गुट क्षेत्र में पहुंचे। युआन को लाभ प्राप्त हुआ। लिन युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह आनंद के एक्वेरियम के क्षेत्र में कदम रखते ही एक लहरदार पानी के नीचे की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। केवल लहरदार नीली लहरें ही इस क्षेत्र को असाधारण बना रही थीं। अपने पैरों के पास मोज़ेक नीले क्रिस्टल को देखकर लिन युआन को परमानंद के मछलीघर के क्षेत्र में सजावट के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। परमानंद के मछलीघर ने जमीन में बड़ी मात्रा में अमेजोनाइट रेत को जड़ा हुआ था, जिससे पता चलता है कि जमीन के नीचे विशाल स्पिरिट क्यूई युक्त कुछ उच्च श्रेणी के ऊर्जा अयस्क अवश्य रहे होंगे। इन ऊर्जा अयस्कों से रिसने वाली आध्यात्मिक क्यूई के प्रभाव में अमेजोनाइट रेत चमकते नीले पानी से लहरा रही थी। लिन युआन को अच्छी चीजें देखने की आदत थी। उसे लगा कि हालांकि नीली लहरों में गति थी, लेकिन उनका रंग थोड़ा धब्बेदार था और पर्याप्त रूप से चिकना नहीं था। ऐसा विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि लिन युआन अभी अभी उस मचान से आया था जिसे कोल्ड मून ने चूसी के लिए सजाया था। ब्लिस के एक्वेरियम के चारों ओर की फिरोजा लहरें चूसी के मचान के पारदर्शी नीले पानी की तुलना नहीं कर सकती थीं। वे अटारी में रखी अमेजोनाइट मेज से तुलना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वे अमेजोनाइट सजावटी फूलदानों की तुलना में भी फीके पड़ गए। आखिरकार अमेजोनाइट रेत अमेजोनाइट के भीतर समाहित खनिज ही था। फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में अमेजोनाइट रेत की लागत कोई छोटी रकम नहीं रही होगी। स्टार वेब के निजी क्षेत्र छोटे नहीं थे। इतने बड़े क्षेत्र में जमीन पर अमेजोनाइट रेत मिलाना एक भव्यता का प्रदर्शन था। यदि कुछ स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। लहरदार नीली लहरें आसानी से एक टुकड़े में नहीं मिल पाती, जिससे परमानंद के एक्वेरियम का निजी क्षेत्र तुरंत ही पानी की दुनिया के रूप में अपना एहसास खो देता। लिन युआन ने आह भरी। अगर वह अपने निजी गुट के इलाके में इतनी सारी अमेजोनाइट रेत जड़ दे, वह वास्तव में अपने द्वारा संचित आधारभूत आध्यात्मिक तत्वों को बेचे बिना व्यापार करने में सक्षम नहीं होता। लिन युआन आसानी से स्रोत प्रकार की वस्तुओं या सुजरेन मिड ब्रीड फेस की शारीरिक वस्तुओं का व्यापार नहीं करेगा जिन्हें उसने जमा कर रखा था, विशेष रूप से सार रक्त और कानून क्रिस्टल। इसके अलावा वह पहले आधारभूत आध्यात्मिक अवयवों का व्यापार किए बिना स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश द्वारा लगातार उत्पादित स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का उपयोग आसानी से नहीं कर पाएगा। आखिरकार ब्लेड पर अच्छे स्टील का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि लिन युआन इतने लंबे समय तक बेहोश था, पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी का एक नया बैच परिपक्व हो गया था। इस लकड़ी से लिन युआन को खर्च करने के लिए बड़ी रकम मिल गई थी।
इससे पहले कि वह एक्वेरियम ऑफ ब्लिस के क्षेत्र में अन्य सजावटों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर पाता, उसने एक नीले रंग की पोशाक पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। एक बार उसे आंकने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ जलीय परियों का व्यापार करने के लिए आपको पहले एक अमर परमानंद की गोली खरीदनी होगी। प्रत्येक अमर परमानंद की गोली आपको एक्वेरियम ऑफ ब्लिस से एक जलीय परी का व्यापार करने की अनुमति देती है। इसके साथ ही उस आदमी ने लिन युआन को एक सफ़ेद नक्काशीदार मछली की पट्टिका दी जो आसमानी नीले क्रिस्टल से युक्त थी। टैबलेट को देखते हुए लिन युआन ने उस पर केवल बारीक हड्डियों के पैटर्न देखे। वह जल्दी ही जान गया कि अमर आनंद की गोली मुख्यतः एक मछली की हड्डियों से बनी थी। इस पर मौजूद नीले क्रिस्टल स्पष्ट रूप से जमीन पर मौजूद अमेजोनाइट रेत से बेहतर थे। हालांकि इन क्रिस्टलों का नीला रंग अमेजोनाइट के नीले रंग जितना गहरा नहीं था। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह टैबलेट एक्वेरियम ऑफ ब्लिस की संचालन पद्धति का हिस्सा था। यह विधि उनके अपने भाग्य पत्र के समान थी। यह न केवल किसी के निजी गुट के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता था, बल्कि संसाधनों को भी अवशोषित कर सकता था। ये देखते हुए कि लिन युआन ने अमर आनंद की गोली देखने के बाद कुछ नहीं कहा था, नीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे बोलने से पहले अपना गला साफ किया। आप अमर आनंद की गोली खरीदे बिना अंदर नहीं जा सकते। लिन युआन ने पलकें झपकाईं। उसे लगा कि वह अपने सामने की स्थिति से थोड़ा अपरिचित है। इससे पहले वह हमेशा दूसरों का लाभ उठाता रहा था। अब चूंकि वह दूसरे अनुभवी गुट के क्षेत्र में व्यापार कर रहा था, इसलिए उसे ही लाभ मिल रहा था। लिन युआन ने टैबलेट पर नज़र डाली और पूछा, एक मछली की टैबलेट की कीमत कितनी है? उस आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस टैबलेट को मछली की टैबलेट नहीं बल्कि अमर आनंद की टैबलेट कहा जाता है। एक साधारण अमर आनंद की टैबलेट की कीमत 50,000 रेडियंस डॉलर है। From the web powered by Zergnet. Inappropriate outfits Lauren Boebert has been caught wearing. Kylie Jenner's Oscar party dress breaks the internet. उस आदमी ने अपनी भौहें इसलिए नहीं सिकुड़ी थीं क्योंकि लिन युआन ने अमर आनंद की गोली को मछली की गोली कहा था, बल्कि इसलिए कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आनंद के मछली घर में व्यापार करने के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को उसके प्रवेश प्रमाण पत्र की कीमत नहीं पता थी। स्टार वेब पर एक्वेरियम ऑफ ब्लिस का निजी क्षेत्र कोई काल्पनिक बाजार नहीं था, जहां कोई अपनी इच्छानुसार इधर उधर देख सकता था। इसके अधिकांश ग्राहकों के मन में स्पष्ट रूप से यह बात थी कि वे किसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। जो कोई भी सिर्फ देखने के लिए एक्वेरियम ऑफ ब्लिस में आता था, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। उस व्यक्ति को सीधे स्टार वेब पर एक्वेरियम ऑफ ब्लिस के निजी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता था। दोबारा कभी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अनुभवी गुट के रूप में एक्वेरियम ऑफ ब्लिस एक निर्दयी व्यापारी बनने के लिए योग्य था। ये कई दुर्लभ जलीय जीवों पर इसके एकाधिकार का लाभ था। नीली पोशाक पहने आदमी ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ व्यापार करने के लिए आना सबसे अच्छा है, न कि इधर उधर बेकार देखने के लिए। फिर उसने धैर्यपूर्वक जारी रखा, एक साधारण अमर आनंद टैबलेट के साथ आप व्यापार में प्रवेश करते समय अपनी पसंद का फे नहीं चुन सकते। आप केवल हमें बता सकते हैं और हम आपको फे चुनने में मदद करेंगे। बेशक अमर आनंद टैबलेट केवल आपको व्यापार करने के लिए योग्य बनाता है। जब आप विशिष्ट जलीय फे का व्यापार करते हैं तो आपको उनके लिए भी भुगतान करना होगा। चूंकि प्रत्येक जलीय परी का ग्रेड अलग अलग होता है, इसलिए उनकी कीमतें भी अलग अलग होती हैं। एक बात का ध्यान रखें कि भले ही आप कई जलीय परियों का चयन करने के लिए बहुत सारी साधारण अमर आनंद गोलियां खरीद लें, जब तक आप आखिरी परी को नहीं खरीद लेते तब तक आप अमर आनंद गोलियां होने के बावजूद भी तलाश जारी नहीं रख सकते। ये सुनकर लिन युआन की भौहें सिकुड़ गईं। थोड़ी सी अमेजोनाइट रेत के साथ मिश्रित यह अमर आनंद की गोली संभवतः पूरी तरह से जैड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर के साथ मिश्रित वस्तु जितनी महंगी नहीं थी। इसे निश्चित रूप से 10,000 रेडियंस डॉलर या उससे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। 50,000 रेडियंस डॉलर में वह अमेजोनाइट के टुकड़ों वाली एक मछली की गोली खरीद सकता था। बेशक लिन युआन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा अमर आनंद की गोली खरीदना प्रवेश टिकट खरीदने के बराबर था। हालांकि ये सचमुच बहुत बुरी बात थी कि वह स्वयं परी का चयन नहीं कर सका। एक्वेरियम ऑफ ब्लिस वाकई एक बेहतरीन प्रतिभा थी। इसने फे के लेन देन में एक लकी बैग मॉडल भी शामिल किया। क्या वे यह नहीं कह रहे थे, भले ही आप मेरी जलीय मछलियां खरीद लें, यदि आप पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदते हैं तो उच्च श्रेणी वाली खरीदने के बारे में सोचना भी मत। यदि आप उच्च श्रेणी का फे चाहते हैं तो भी आपको उसके साथ वह सब कुछ ले जाना होगा जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इस तरह एक्वेरियम ऑफ ब्लिस को वास्तव में बिक्री के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे अन्य लोग भी बिना किसी नुकसान के भुगतान किए निम्न श्रेणी के फे खरीद सकेंगे। ये सचमुच बहुत क्रूर था। चूंकि लिन युआन आध्यात्मिक प्रकार के मछली कोड बनाने के लिए एंजल फिश ऑफ ब्लिस को खरीदना चाहता था, उसे न्यूनतम रूप से इसे महाकाव्य तक विकसित करने की आवश्यकता थी। यदि ब्लिस की एंजल फिश का ग्रेड किशोर होता तो लिन युआन के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते।
लिन युआन ने महसूस किया कि वह मछली सट्टेबाजी की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दोषपूर्ण एंजलफिश ऑफ ब्लिस खरीदने की तैयारी करने से पहले अमेजोनाइट रेत के साथ मिश्रित इन साधारण अमर ब्लिस गोलियों के दसियों नहीं खरीद सकता था। जब नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अमर आनंद की गोली का उल्लेख किया था तो लिन युआन ने मुख्य शब्द साधारण पर ध्यान दिया था। इसका मतलब यह था कि उच्च स्तरीय इमोर्टल ब्लिस टैबलेट अस्तित्व में थीं। इसलिए लिन युआन ने पूछा, क्या कोई अमर आनंद की गोली हो सकती है जो साधारण न हो? लिन युआन की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने हाथ की हरकत से थोड़ी बड़ी अमर आनंद की गोली निकाली। इस बड़ी टैबलेट पर नीले रंग के धब्बे छोटी टैबलेट पर मौजूद धब्बों की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी थे। एक नज़र में ही लिन युआन को पता चल गया कि इस टैबलेट में अमेजोनाइट के टुकड़े मिलाए गए हैं। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने केवल इतना कहा, इस उच्च गुणवत्ता वाली इमोर्टल ब्लिस टैबलेट को खरीदने से आप हमारे ब्लिस एक्वेरियम में वीआईपी बन जाएंगे। उच्च स्तरीय अमर ब्लिस टैबलेट की कीमत $200,000 रेडियंस डॉलर है। हालांकि आप सामान्य $50,000 रेडियंस डॉलर अमर ब्लिस टैबलेट की तुलना में 2 और विशेषाधिकारों का आनंद ले सकते हैं। पहला विशेषाधिकार यह है कि प्रवेश करते ही हमारे कर्मचारी आपकी इच्छानुसार 100 जलीय परियों को तुरंत बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर लिन युआन की आंखें चमक उठीं। यद्यपि एक उच्च स्तरीय इमोर्टल ब्लिस टैबलेट की कीमत में 4 साधारण टैबलेट खरीदे जा सकते थे, लेकिन वह इसका उपयोग एक बार में 100 ब्लिस एंजलफिश देखने के लिए कर सकता था। ये 100 गुना खुशी पाने के लिए 4 गुना धन खर्च करने के बराबर था। पहला विशेषाधिकार इतना महान था कि लिन युआन दूसरे विशेषाधिकार के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हो गया। नीली पोशाक पहने आदमी ने आगे कहा, दूसरा विशेषाधिकार यह है कि आप एक बार में 100 जलीय परियों के एक समूह को छोड़ सकते हैं और बदले में एक नया समूह ले सकते हैं। इससे पहले कि लिन युआन 200 गुना खुशी का अनुभव करने के लिए 4 गुना कीमत खर्च कर पाता, नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और चेतावनी दी, बेशक इन विशेषाधिकारों के अलावा आपको यह याद रखना चाहिए कि उच्च श्रेणी की अमर आनंद टैबलेट आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ चुनने के बजाय एक बार में एक बैच में 100 निर्दिष्ट फे खरीदने की अनुमति देती है। फिर भी इन 100 वर्षों में यदि कुछ भी गलत नहीं हुआ तो कुछ असाधारण घटनाएं अवश्य होंगी। हमारे एक्वेरियम ऑफ ब्लिस में आने वाले ज़्यादातर ग्राहक अपनी दूसरी यात्रा पर साधारण इमोर्टल ब्लिस टैबलेट नहीं चुनेंगे, वे सभी हाई एंड टैबलेट चुनेंगे। उस आदमी की बातें सुनने के बाद लिन युआन की खुशी का अनुभव करने के लिए पैसा खर्च करने की पिछली धारणा पूरी तरह से गायब हो गई। आखिरकार हाई एंड इमोर्टल ब्लिस टैबलेट एक बड़ा लकी बैग खरीदने के बराबर था। बस इतना था कि वह साधारण इमोर्टल ब्लिस टैबलेट पर कम खर्च कर सकता था जो जुए के काउंटर के रूप में काम करता था। हालांकि साधारण अमर आनंद टैबलेट को खरीदने के लिए पहले विभिन्न ग्रेड के 100 ब्लिस एंजलफिश खरीदना आवश्यक था। इसे कौन सहन कर सकता है? इसके अलावा उस व्यक्ति ने कहा था, यदि कुछ भी गलत न हो तो कुछ असाधारण चीजें अवश्य होंगी, और दूसरी बार आने पर हमारे एक्वेरियम ऑफ ब्लिस में आने वाले अधिकांश ग्राहक उच्च स्तरीय इमोर्टल ब्लिस टैबलेट का चयन करेंगे। उनके शब्दों से लिन युआन को पता चल गया कि असाधारण ग्रेड वाली एंजलफिश ऑफ ब्लिस को पकड़ना कितना कठिन था। यह संभव था कि सैकड़ों मछलियों में से केवल 1 या 2 ही उच्च श्रेणी की मछलियां मौजूद थीं। लिन युआन केवल 1 या 2 उच्च श्रेणी की ब्लिस एंजलफिश नहीं चाहता था। बहुत पहले ही हु क्वान ने लिन युआन के साथ हवेली में मानव निर्मित झील का विस्तार करने की अपनी योजना पर चर्चा की थी। फिर वह जल उद्यान के चारों ओर घुमावदार रास्ते और मंडप का उपयोग करेंगे। जल उद्यान के नीचे पानी में लिन युआन ने कई आनंदमय एंजलफिश की खेती करने की योजना बनाई थी। ये मछलियां अत्यंत सुंदर थीं, भले ही वे ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई जैसी शीर्ष 10 सबसे सुंदर मछलियों में शामिल नहीं थीं। हालांकि वे निश्चित रूप से शीर्ष 100 में थे। न केवल मछलियां देखने में सुंदर होंगी, बल्कि वे आध्यात्मिक प्रकार के परियों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक सामग्री भी पैदा करने में सक्षम होंगी। ये वास्तव में एक पत्थर से 2 पक्षियों को पकड़ना था। ये देखते हुए कि लिन युआन की मांगें बहुत अधिक थीं, उसने महसूस किया कि भले ही आनंद का एक्वेरियम उससे लाभ प्राप्त कर ले, लेकिन वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। लिन युआन ने केवल सुविधा के लिए ब्लिस के एंजलफिश को खरीदने के लिए ब्लिस के एक्वेरियम में आने का विकल्प चुना था। यद्यपि एंजलफिश ऑफ ब्लिस अत्यंत नाजुक और दुर्लभ थी, फिर भी एक्वेरियम ऑफ ब्लिस का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। हालांकि एंजलफिश ऑफ ब्लिस केवल एक्वेरियम ऑफ ब्लिस तक ही सीमित नहीं थी। इससे पहले लिन युआन ने एंजलफिश ऑफ ब्लिस पर सावधानीपूर्वक जानकारी का शोध किया था। एक्वेरियम ऑफ ब्लिस की एंजलफिश ऑफ ब्लिस द्वारा बहाए गए मछली के बालों की मोटाई और शुद्धता जंगल में पैदा की गई एंजलफिश की तुलना में फीकी थी। ये सिर्फ इतना था कि एक्वेरियम ऑफ ब्लिस की एंजलफिश ऑफ ब्लिस बड़ी संख्या में प्रजनन कर सकती थी, जो सुधार के बाद सिग्नेचर फे बन सकती थी। अंततः लिन युआन ने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर पर एक एक करके मछलियां खरीदने का व्यापारिक संदेश जारी करने की जहमत नहीं उठाई। वह मूलतः आनंद के मछली घर के दिखावे को देखने के बाद वहां से चले जाना चाहता था।
फिर भी उसने तुरंत सोचा कि चूंकि वह पहले ही आ चुका है, इसलिए वह 2 उच्च स्तरीय इम्मोर्टल ब्लिस गोलियां खरीद सकता है और अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2 बैचों का चयन कर सकता है। भले ही उसका लाभ वास्तव में औसत दर्जे का था, फिर भी वह कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें बेचने से पहले एंजेलफिश के ग्रेड को कांस्य दोषरहित तक विकसित कर सकता था। वे अनावश्यक रूप से उसके हाथों में सड़ते नहीं। इस प्रकार लिन युआन ने नीले वस्त्र वाले व्यक्ति से कहा, मुझे 2 उच्च गुणवत्ता वाली अमर आनंद की गोलियां दीजिए। हाथ की एक हरकत से उस आदमी ने एक और उच्च गुणवत्ता वाली इम्मोर्टल ब्लिस टैबलेट निकाली। फिर उसने ये पट्टिका और जो पट्टिका उसके हाथ में थी, लिन युआन को दे दी। उन्होंने कहा, 2 उच्च श्रेणी के अमर आनंद टैबलेट की कीमत 400,000 रेडियंस डॉलर है। आप सीधे मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन 2 गोलियों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लिन युआन को एहसास हुआ कि नीली पोशाक वाला आदमी सचमुच में ही बात करता था। लिन युआन द्वारा 2 उच्च श्रेणी की अमर परमानंद की गोलियां मांगने के बाद उस आदमी ने अपने मुंह से निकलने वाली हर बात को बदल दिया था। लिन युआन ने हल्के से अंदाज़ा लगाया कि ब्लिस एक्वेरियम में हर 200 में से केवल एक उच्च श्रेणी की ब्लिस एंजेलफिश होगी। लिन युआन 400,000 रेडियंस डॉलर ट्रांसफ़र करने ही वाला था, तो नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कहा, एक्वेरियम ऑफ ब्लिस के निजी क्षेत्र में एक बार में केवल 10 ग्राहक ही आते हैं। आप लाइन में 27वें ग्राहक हैं, इसलिए आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनकर लिन युआन ने 400,000 रेडियंस डॉलर का भुगतान करने में जल्दबाजी नहीं की। उसने समय देखा। लिन युआन ने पाया कि 10 बजे समूह कल्याण नीलामी से पहले केवल 40 मिनट बचे थे और पूछा, मुझे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। नीली पोशाक पहने व्यक्ति ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उस युवक के अजीब मुखौटे के आर पार देखने की कोशिश कर रहा हो। उस आदमी ने सोचा, जब आप व्यापार करने के लिए हमारे आनंद के मछली घर में आए हैं, तब भी आपके पास एक जरूरी मामला कैसे हो सकता है? चाहे ये बच्चा कोई भी बहाना क्यों न दे, जब तक वह 2 उच्च स्तरीय इम्मोर्टल ब्लिस टैबलेट नहीं खरीदता, वह मेरे साथ खेल रहा है। ये वह पूछते पूछते मैं आधे दिन से बोल रहा हूँ। नीली पोशाक पहने व्यक्ति ने निर्णय लिया कि जब तक नकाबपोश युवक पैसे नहीं देगा, वह उसे बाहर निकाल देगा। उस आदमी ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे का इंतजार करने का समय पहले से ही बहुत कम है। बदकिस्मत लोग जो दोपहर में आते हैं, उन्हें कभी कभी अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ता है। ये सुनकर लिन युआन को पता चल गया कि वह तब गोलियां नहीं खरीद सकता, इसलिए उसने कहा, मेरे पास बाद में कुछ काम है। चूंकि मुझे 2 घंटे इंतजार करना होगा, इसलिए मैं 2 गोलियां खरीदने के बाद वापस आऊंगा। लिन युआन ने पाया कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्टार वेब ने उसे सीधे परचेज विद नो लॉस स्टोर पर वापस भेज दिया था। अधिसूचना के अनुसार नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक उसे परमानंद के एक्वेरियम से बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा उसे काली सूची में डाल दिया गया था और वह फिर कभी प्रवेश नहीं कर सकता था। लिन युआन ये बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने अच्छे स्वभाव के बावजूद लिन युआन उस समय खुद को परेशान महसूस करने से नहीं रोक सका। अनुभवी गुट एक्वेरियम ऑफ ब्लिस बहुत दबंग हो रहा था। क्या उसे नुकसान होने का डर नहीं था? इससे पहले लिन युआन और ब्लिस एक्वेरियम का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब इसे लिन युआन की अदृश्य काली सूची में जोड़ दिया गया था। चूंकि नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसे परमानंद के मछलीघर के निजी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था, इसलिए लिन युआन के पास अपने खरीदे बिना नुकसान स्टोर पर व्यापार संदेश जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि एंजलफिश ऑफ ब्लिस समुद्री जल और मीठे पानी दोनों में रहती थी, लेकिन ये जलीय मछलियां समुद्र में अधिक बार दिखाई देती थीं। संभवतः गांव परिवार जैसा कोई समृद्ध और शक्तिशाली परिवार समुद्र में समुद्री संसाधनों को विकसित करने का प्रयास कर रहा होगा। आखिरकार जब एलिमेंटल शेलफिश और फ्लोटिंग आइलैंड वेल्स के व्यापार की बात आती थी तो गांव परिवार शीर्ष गुट था। नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए लिन युआन इस समय गांव फैन को परेशान नहीं करना चाहता था। यदि नहीं तो लिन युआन ने गांव फैन को फ़ोन करके इस मामले को सुलझा लिया होता। वापस परमानंद के मछली घर में नीले वस्त्र पहने आदमी को अचानक लगा कि वह कुछ हद तक लापरवाह था। उसे वास्तव में उस आदमी को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। उसे बाहर निकालने से पहले उसे बेरहमी से फटकार लगानी चाहिए थी। अन्यथा क्या उसने उस आदमी से बात करने में अपना सारा समय बर्बाद नहीं कर दिया था? नीली पोशाक पहने आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उस दिन उसने कितने आकस्मिक आगंतुकों को बाहर निकाल दिया था। परचेज विद नो लॉस स्टोर पर वापस आकर लिन युआन ने 10 फ्लावर ब्रोकेड मोती फिर से प्रदर्शित किए। बात बस इतनी थी कि इस बार उन्होंने इन फूल ब्रोकेड मोतियों को मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों के लिए अंधाधुंध तरीके से बेचने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह मोतियों के बदले में ऑरोरा पोलेन नामक आध्यात्मिक घटक का उपयोग करता था। लिन युआन के पास इतनी सारी मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें थीं कि वह उनका उपयोग पूरा नहीं कर पाया।
मध्यम श्रेणी की विचित्र ज्वालाओं जैसे आध्यात्मिक तत्वों को एकत्रित करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लिन युआन के लिए उनका एकमात्र कार्य चिमी के विकास को गति प्रदान करना था। जहां तक ऑरोरा पराग की बात है, यह एंजलफिश ऑफ ब्लिस को खिलाने के लिए सबसे अच्छा भोजन था। इससे मछलियों को जल्दी से शल्क विकसित करने और उनके शरीर पर फिश कोट उतारने में मदद मिली। इसके अलावा ऑरोरा पराग ब्लिस की नाजुक एंजलफिश को और अधिक मजबूत बना सकता है। भले ही लिन युआन की हवेली में 3 माउंटेन रिवर अनंत जीवन काप के पास जीवन के स्थान का विशेष कौशल था, जो कि आनंद की नाजुक एंजेलफिश को मौत से बचाने के लिए पर्याप्त था, फिर भी एंजेलफिश को ऑरोरा पराग खिलाना अच्छा होगा ताकि वे सबसे अच्छे मछली कोट का उत्पादन कर सकें। ऑरोरा पराग फीके ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी की कलियों पर लगा पाउडर था। यदि लिन युआन स्वयं ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरीज की खेती करता तो वह ऑरोरा पराग भी एकत्र कर सकता था। हालांकि ब्लिस की नाजुक एंजलफिश की तुलना में भी ऑरोरा मॉर्निंग ग्लोरी इतनी नाजुक थी कि उसे पकड़ना कष्टदायक था। इसके पुनकेसर से ऑरोरा पराग को लगातार खुरचकर अलग करना पड़ता था ताकि वे अधिक पराग स्रावित कर सकें। लिन युआन को व्यक्तिगत रूप से इस तरह के क्रोधित करने वाले फे को विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने फ्लावर ब्रोकेड मोती को एंजलफिश ऑफ ब्लिस के लिए बदलने के बारे में भी नहीं सोचा था। कुछ जंगली एंजलफिश ऑफ ब्लिस का मूल्य एक स्वर्ण कमल के फूल के बराबर भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर कोई लिन युआन के साथ आनंद के एक्वेरियम से आनंद की एक एंजलफिश का आदान प्रदान करना चाहता था तो बाद वाला इसे स्वीकार नहीं करेगा। अंधा व्यापार स्थापित करने के बाद लिन युआन समूह कल्याण नीलामी शुरू होने की प्रतीक्षा में निष्क्रिय बैठा रहा। उन्होंने ये देखने में भी समय बिताया कि समूह के सदस्य क्या चर्चा कर रहे थे। परचेज विद नो लॉस स्टो के फैन क्लब पर ग्रुप चैट खोलने पर उन्हें 9,999 जोड़ नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। लिन युआन की उबकाई दूर नहीं हो सकी। क्या इन सभी सदस्यों के मुंह मशीन गनों से बने थे? हालांकि समूह के चैट इतिहास को खंगालने के बाद उन्हें पता चला कि समूह के दर्जनों सदस्यों के संदेशों की कुल संख्या 9,999 से अधिक हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मशीन गन को हराने का एकमात्र तरीका ध्वनि पुनरावर्तक था। लगभग आधे संदेश या तो दोहराए गए थे या उनमें कुछ अजीब अभिव्यक्तियां थीं। लिन युआन ने सोचा कि भले ही वह भूख से मर जाए, लेकिन वह समूह चैट में सब कुछ स्क्रॉल करके कुछ उपयोगी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर भी समूह सूचनाएं शीघ्र ही आने लगीं। लिन युआन को इंतजार करते हुए बोरियत महसूस नहीं हुई। उसने चुपचाप परचेज विद नो लॉस स्टो के फैन क्लब की चैट खोली और सदस्यों की चर्चाओं को देखा। इस एक नज़र में उनका ध्यान रिक्ल्यूज स्टडी नामक एक सदस्य द्वारा कही गई बात की ओर गया। एकांतप्रिय अध्ययन, क्या यहाँ कोई इंडिगो एज्योर सिटी में रहता है? मेरे पास यहाँ की एक रसीली गपशप है जो अपनी सुगंध और मिठास को उपभोग के लिए सुरक्षित रखती है। लिन युआन उस दिन इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर आयामी दरार में बेहोश होने के बाद अभी जागा था। वह ये सोचे बिना न रह सका कि इंडिगो एज्योर सिटी में किस तरह की गपशप फैली हुई है। उसके परचेज विद नो लॉस स्टो में केवल कुछ ही लोग थे। जब भी कोई गपशप बेचता था तो उसके आसपास हमेशा लोगों का एक समूह मौजूद रहता था। टाइम, अब आयामी दरार के बारे में खबरों के अलावा और क्या गपशप हो सकती है? प्रादेशिक स्लीपिंग गॉड, इंडिगो एज्योर सिटी समुद्र के पास है। क्या क्लास 4 आयामी दरार दिखाई दे सकती है? जर्की, मैं आगे की पंक्ति से गपशप सुनूंगा। अगर यह रसदार नहीं है तो मैं तुम्हारा दिमाग निकाल दूंगा। एकांतप्रिय अध्ययन, मेरी गपशप निश्चित रूप से सुगंधित और मीठी है। शीर्ष गुप्त समाचार, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले आकाश में लटके चमकीले चांद का संबंध एक युवक से था। जब उसने देखा कि यह खबर परचेज विद नो लॉस स्टो फैन क्लब पर पोस्ट की गई थी तो लिन युआन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। आमतौर पर सक्रिय रहने वाले फैन क्लब में ये खबर देखते ही अफरा तफरी मच गई। आइलैंड ब्लॉसम, भाई तुम इसे खाने में भी कामयाब रहे। शानदार। लेक स्पिरिट, भाई क्या ये सच है? क्या तुमने गलत टाइप किया? मूल पोस्टर, रिक्ल्यूज स्टडी ने अनुमान लगाया था कि लोगों को उसकी पोस्ट पर विश्वास करना कठिन लगेगा। स्पष्टीकरण देने के बजाय रिक्ल्यूज स्टडी ने पोस्ट किया, मैं प्रभावशाली नहीं हूं। मैं शेखी भी नहीं बघार रहा हूं। हालांकि मेरे चाचा एक बहुत शक्तिशाली खानाबदोश आत्मा क्यूई पेशेवर हैं। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये गलत हो। उनके आश्वासन के बावजूद कई लोगों ने अभी भी अपना अविश्वास व्यक्त किया और उन्होंने स्वयं जांच शुरू कर दी। शुरुआत में परचेज विद नो लॉस स्टो फैन क्लब में केवल लिन युआन के ऑनलाइन दोस्तों का एक छोटा समूह शामिल था। उनमें से अधिकांश उस समूह से थे जो उस्त्रिया और स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश को छीनना पसंद करते थे। समूह में लोगों की संख्या तब तक नहीं बढ़ी जब तक लिन युआन ने उस्निया और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को नहीं हटा दिया। चूंकि वे सबसे पहले समूह में शामिल हुए थे इसलिए वे हर अच्छे बुरे समय में उनके साथ खड़े रहे। वे लिन युआन के नवीनतम यूस्त्रिया और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का इंतजार करने के लिए लगभग हर दिन परचेज विद नो लॉस स्टो जाते थे। इस प्रकार वे ही लोग थे जो आमतौर पर सारा नया स्टॉक खरीद लेते थे।
इस प्रकार नए लोगों के लिए यूस्नियास और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में उनकी रुचि के आधार पर समूह में शामिल होना अधिक कठिन हो गया। जब से लिन युआन ने फ्लावर ब्रोकेड मोती का उपयोग अंधा व्यापार करने के लिए करना शुरू किया, तब से अधिक लोग जिनके पास संसाधनों का खजाना था, समूह में शामिल होने लगे। रिक्लूस स्टडी ने फ्लावर ब्रोकेड मोतियों के लिए अंधाधुंध व्यापार करने के लिए बड़ी मात्रा में मध्य श्रेणी की अजीब लपटों का उपयोग करके समूह में प्रवेश किया था। रिक्लूस स्टडी के समान परिवेश के लोगों ने ये कहने का साहस किया कि उनके परिवार के सदस्यों में से एक ने इसे अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब ये था कि इस बात की पूरी संभावना थी कि वह सच बोल रहा था। 9 दिन पहले चमकता हुआ चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और चांदनी खून से रंगी हुई थी। चमकते चांद ने उस गर्वित सूरज को पूरी तरह से ढक दिया था जिसे केंद्र में होना चाहिए था। ऐसी धरती हिला देने वाली घटना दोनों लोगों के दिमाग को झकझोर सकती है। हालांकि थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सदैव शांत रहने वाले चंद्रमा से जोड़ सकता है। यही कारण था कि रिक्लूस स्टडी की पोस्ट ने समूह के लगभग हर व्यक्ति का ध्यान लगभग तुरंत ही आकर्षित कर लिया। स्लीप एडिक्शन नामक समूह के एक सदस्य ने रिक्लूस स्टडी से एक प्रश्न पूछा जो कई अन्य लोग भी पूछ रहे थे। नींद की लत, भाई, तुमने कहा था कि दिन के समय चांद का संबंध एक युवा व्यक्ति से है। ये युवा व्यक्ति कौन है? रिक्लूस स्टडी ने तुरंत जवाब दिया, मेरे चाचा ने कहा कि इसका संबंध गुरु और शिष्य की जोड़ी से है। रिक्लूस स्टडी ने अभी संदेश पोस्ट ही किया था कि स्लीप एडिक्शन ने जवाब भेजा, नींद की लत, मुझे इस युवा व्यक्ति से ईर्ष्या है। लिन युआन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि सबसे हालिया संदेश को लगातार लाइक मिल रहे थे। 80 से अधिक पोस्ट तुरंत अपलोड कर दी गईं। लिन युआन ने मूल रूप से इंडिगो एज्योर्सिटी के उन लोगों पर नज़र डाली जिन तक कोमा के दौरान उसकी पहुंच नहीं थी। फिर भी किसी तरह बातचीत ने सुर्खियां उन्हीं पर ला दीं। लिन युआन उन सभी बातों से पूरी तरह से अनजान था जो तब से घटित हुई थी जब से वह आयामी दरार में फंस गया था। अब चूंकि स्लीप एडिक्ट लगातार लिन युआन से संबंधित समाचार पोस्ट कर रहा था, वह केवल चकित होकर देख सकता था। यद्यपि वह स्वयं ही वह व्यक्ति था, फिर भी लिन युआन रिक्लूस स्टडी जो कह रही थी उसकी वैधता की पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि ये काफ़ी दिलचस्प खबर थी। लिन युआन रिक्लूस स्टडी के पोस्ट से बता सकता था कि चंद्र महारानी उस समय चिंता से व्याकुल थी जब वह आयामी दरार में फंस गया था। वह स्वयं तो इसका अनुभव नहीं कर सके, लेकिन जब उन्होंने दूसरों से यह सुना तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। रिक्लूस स्टडी के साथ बातचीत के दौरान लिन युआन को एक खबर पता चली। एकांतप्रिय अध्ययन, मेरे चाचा ने कहा कि इस घटना का इंडिगो एज्योर्सिटी के जेंग परिवार से कुछ लेना देना है। आप इस बारे में किसी को नहीं बता सकते क्योंकि मुझे इसके बारे में तभी पता चला जब मैंने अपने चाचा और माँ की बातचीत को चुपके से सुना था। एक बार जब उन्होंने संदेश पोस्ट कर दिया तो रिक्लूस स्टडी की चिंताएं समाप्त हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समूह के कुछ बड़े लोगों ने रिक्लूस स्टडी को तुरंत झूठा मान लिया था और उसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों में पुकारा था। बड़े लोगों की नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे कि रिक्लूस स्टडी कह रही थी कि जेंग परिवार उस युवक के संपर्क में था जो चंद्र महारानी का शिष्य था। जेंग परिवार को ऊंचे घोड़ों पर खड़े होने का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उनके पास ग्रहण को बुलाने की शक्ति थी। लिन युआन रिक्लूस स्टडी की सबसे हालिया पोस्ट को देखकर दंग रह गया। वह ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि रिक्लूस स्टडी ने जिस अंकल की बात की थी वह कौन था। रिक्लूस स्टडी को बहुत कुछ पता था, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उसने जेंग परिवार का भी जिक्र किया था। लिन युआन को यकीन था कि रिक्लूस स्टडी ने जो कहा वह सच था क्योंकि जेंग परिवार के साथ उसका टकराव आसान था और आयामी दरार में फंसना उसके अतीत में था। 2 दिन बिना कुछ घटित हुए बीत गए। उन्होंने निश्चित रूप से अपनी पहचान उन 2 रक्षक दूतों को बता दी थी जिनके सिर पर चंद्र महारानी का प्रतीक चिन्ह था। उन 2 गार्ड दूतों ने यह भी वादा किया था कि वे इस मामले को बाहर नहीं आने देंगे। चूंकि दोनों रक्षक दूतों के कप्तान के साथ यात्रा कर रहे थे, इसलिए वे उसे पहले से सूचित करने के लिए तैयार थे। वहां केवल 3 लोग ही उपस्थित थे जो रिक्लूस स्टडी के चाचा हो सकते थे। उनमें से एक था जियाओ हानजोंग। एक अन्य व्यक्ति डुआन हे था जो जियाओ हानजोंग की सहायता करने के लिए उसके साथ गया था और उसने उसके अनुबंधित परिकोल्ड स्नोपाइन को मिथक 2 को तोड़ने और मानव में रूपांतरित होने की क्षमता प्राप्त करने में मदद की थी। वहां दुज़्वक्न वी भी था जो अचानक जियाओ हानजोंग की मदद करने के लिए प्रकट हुआ था। जियाओ हानजोंग और नाइटमेयर वी पहले ही मर चुके थे और मृत लोगों ने कोई कहानी नहीं बताई। इस प्रकार एकमात्र व्यक्ति जो पूरी स्थिति को समझता था वह था डुआन हे। यह असंभव था कि जेंग परिवार ने स्वयं ही यह खबर जारी की हो। लिन युआन इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि मामला लीक हो सकता है, लेकिन समूह के लोगों की प्रतिक्रियाओं से उन्हें पता चला कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह घटना घटी थी। जब उन्होंने सुबह लियू जी को फ़ोन किया था तो वैन यू ने जेंग परिवार की वर्तमान स्थिति का भी उल्लेख किया था। स्पष्टतः चंद्र महारानी ने जेंग परिवार के लिए कुछ खास नहीं किया था।
लिन युआन को लगा कि कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए थोड़ा धक्का देने की जरूरत होती है। हालांकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि उसका अनुमान 100% सही था या नहीं। अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए उसे परीक्षण की आवश्यकता थी। जब समूह के सदस्य रिक्लूस स्टडी के व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे, लिन युआन ने जोखिम उठाया और एक संदेश पोस्ट किया। डीप माउंटेन एल्डर लिन, समय देखा और महसूस किया कि समूह कल्याण के लिए नीलामी 10 मिनट में शुरू होगी। लिन युआन के संदेश ने रिक्लूस स्टडी को बचा लिया। लिन युआन ने एक बार फिर परचेज विद नो लॉस स्टोर के टूटे रिकॉर्ड के प्रशंसक क्लब की शक्ति देखी। एक के बाद एक संदेशों की पंक्ति देखने के बाद कि ग्रुप एडमिन दिखावा कर रहा है, लिन युआन को लगा कि उसे कुछ प्रस्ताव देना चाहिए। इसके अलावा लिन युआन जितना अधिक दान देता था वह उतना ही अधिक कमाता था। डीप माउंटेन एल्डर लिन, मुझे कुछ काम निपटाना था और 2 दिन की देरी हो गई, इसलिए मैं आप सभी को बोनस देकर इसकी भरपाई करूंगा। मैं 2 और स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती दूंगा। लिन युआन के बोनस को तुरंत उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिलीं। मैं आपकी परी हूं, ग्रुप एडमिन सबसे अच्छा है। ओल्ड ब्लैक क्रो, 2 दिनों के बाद 2 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती फेंकना। समूह व्यवस्थापक बहुत विचारशील है। एम्बर बटन, भले ही ग्रुप एडमिन 2 और जोड़ दे, फिर भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस ये देखना होगा कि बड़े लोग उनके लिए कैसे लड़ते हैं। समूह के सदस्यों की जोरदार प्रतिक्रियाओं को देखकर लिन युआन को समूह कल्याण नीलामी में 2 दिन की देरी के कारण और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन युआन ने एक और संदेश पोस्ट किया। डीप माउंटेन एल्डर लिन, 10 अग्नि तत्व वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मोतियों की शुद्धता लगभग 9.8 थी। अब मैं उन्हें 12 तत्व वाले मोतियों से बदल रहा हूं जिनकी शुद्धता लगभग 9.9 है। मैं इन तत्व वाले मोतियों की तत्व ऊर्जा को निर्दिष्ट नहीं करूंगा। नीलामी में शामिल होने वाले लोग खुद तय कर सकते हैं कि वे उन्हें जल, वायु, पृथ्वी या अग्नि तत्व में से किस में से चाहते हैं। लिन युआन का संदेश देखकर समूह के सृजन गुरुओं की पलकें तुरंत फड़कने लगीं। फैन क्लब में शामिल 2 क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स की पलकें सबसे ज्यादा जोर से फड़क रही थीं। केवल वर्ग 4 के सृजन मास्टर ही जानते होंगे कि 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का पोषण करना कितना कठिन था। 9.8 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के तत्वीय मोतियों का उल्लेख करने के कुछ ही समय बाद समूह के कई लोग ये देखकर हैरान रह गए कि समूह व्यवस्थापक ने कितनी उच्च गुणवत्ता वाले अग्नि तत्वीय मोती पेश किए थे। अब वह इसके बदले 9.9 शुद्धता वाले मौलिक मोती की पेशकश कर रहा था। लिन युआन की उदार पेशकश से आश्चर्यचकित होने के अलावा जो लोग नीलामी में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने जल्दी से अपनी चिप्स तैयार करनी शुरू कर दी। यद्यपि 9.8 शुद्धता और 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती दोनों को सर्वोच्च गुणवत्ता वाला माना जाता था और उनका उपयोग 9.5 शुद्धता वाले मौलिक मोतियों के समान ही था, फिर भी 9.9 शुद्धता वाले मौलिक मोती अमूल्य संग्रहणीय थे। कक्षा 4 के क्रिएशन मास्टर डुआन ली भी समूह चैट पढ़ रहे थे। मास्टर डुआन ली ने जो लुओ को आयरन बोन टियरिंग छिपकली का पालन पोषण करने में मदद की थी। वह जानती थी कि आयरन बोन टियरिंग छिपकली को अपने विकास को सक्रिय करने के लिए 5 अग्नि तत्व स्वर्गीय युवती ग्रेड मोती की आवश्यकता है। इससे पृथ्वी प्रकार के परी को अग्नि प्रकार के परी में विकसित होने में सहायता मिलेगी। वह जो लुओ से परचेज विद नो लॉस स्टोर में मिली थी और जो लुओ ने कहा था कि आयरन बोन टियरिंग छिपकली अब ठीक है। परचेज विद नो लॉस स्टोर पहले से ही मास्टर डुआन ली के दिल में एक उच्च स्थान रखता था। लेकिन जिस क्षण लिन युआन ने 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की पेशकश की, मास्टर डुआन ली ने बिना किसी नुकसान के खरीद के स्टोर को और भी आगे बढ़ा दिया। लिन युआन ने समूह कल्याण नीलामी को पीछे धकेलने के लिए मुआवजे के रूप में 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की पेशकश को बदल दिया था। मास्टर डुआन ली को अचानक ये बात समझ में आई कि कैसे इस मामूली स्टोर ने पहले से ही कई दिग्गज गुटों को अपनी उंगलियों के नीचे लपेटने में कामयाबी हासिल कर ली है। परचेज विद नो लॉस स्टोर ने पहले से ही सबसे अधिक प्रभाव हासिल कर लिया था। मास्टर डुआन ली ने महसूस किया कि 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती को जाने देना स्वयं पर बहुत बड़ा प्रहार था। ये सच्चा समूह कल्याण था। चौथी कक्षा की क्रिएशन मास्टर होने के नाते मास्टर डुआन ली अक्सर समूह में बात नहीं करती थीं। हालांकि इस बार वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, डुआन ली, ग्रुप एडमिन, क्या हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम 4 तत्वों में से कोई भी चुने? मौलिक मोती सभी 9.9 शुद्धता वाले होंगे। मास्टर डुआन ली ने वह प्रश्न उठाया जो समूह के लगभग सभी सदस्यों के मन में था। लिन युआन ने गंभीरता से प्रश्न का उत्तर दिया, डीप माउंटेन एल्डर लिन, चूंकि यह कल्याण है इसलिए वे सभी एक जैसे होने चाहिए। इस प्रकार मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप चाहे जो भी तत्व चुने वे सभी 9.9 शुद्धता वाले होंगे। इससे आप लोगों के असंगत तत्व मोती पाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लिन युआन की प्रतिक्रिया ने समूह के लगभग सभी सदस्यों के मन में एक विचार डाल दिया।
ग्रुप एडमिन का विनम्र संदेश अहंकारी और दिखावटी क्यों लग रहा था? केवल एक मूर्ख ही 9.9 शुद्धता वाले मौलिक मोती का व्यापार करेगा। जब मौलिक मोती 9.9 शुद्धता तक पहुंच जाता है तो बाहरी सतह के चारों ओर मोती की एक और परत बन जाती है। ये मोती जड़ित दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएं थीं जिनकी कोमलता और सुंदरता बेजोड़ थी। प्रत्येक 9.9 शुद्धता वाले मौलिक मोती के ऊपर लगा मोती आवरण अद्वितीय था, जिससे प्रत्येक मौलिक मोती अपनी तरह का अद्वितीय बन गया। इसका अर्थ ये था कि 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में समान रूप से मूल्यवान संग्रहणीय वस्तु की पेशकश की जानी आवश्यक थी। मास्टर डुआन ली ने गहरी सांस ली। लिन युआन के स्वर से वह बता सकती थी कि लिन युआन के पास बड़ी संख्या में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे। उनमें से 20 को बाहर करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। प्रारंभ में मास्टर डुआन ली स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की पेशकश के बारे में तर्कसंगत थीं, लेकिन अब जब उन्होंने पुष्टि की कि वे 9.9 शुद्धता वाले थे तो उन्हें पता था कि उन्हें अपना प्रयास करना होगा। मास्टर डुआन ली अपनी दुविधा को लेकर उलझन में थे। क्या मुझे वह खजाना निकाल लेना चाहिए जो मैंने छुपा रखा है और उसका उपयोग व्यापार के लिए करना चाहिए? लिन युआन ने देखा कि उसकी नई घोषणा ने समूह के सदस्यों को उन्माद में डाल दिया। यहाँ तक कि रिक्ल्यूज स्टडी भी बहुत उत्साहित लग रही थी। लिन युआन ने रिक्ल्यूज स्टडी का उल्लेख किया। डीप माउंटेन एल्डर लिन, एट रिक्ल्यूज स्टडी, क्या आपके चाचा का उपनाम डुआन है? लिन युआन के यादृच्छिक संदेश ने समूह चैट को अवाक कर दिया। कुछ ही देर बाद रिक्ल्यूज स्टडी सामने आए और आश्चर्य से पूछा, एकांतवासी अध्ययन, अरे एट डीप माउंटेन एल्डर लिन, क्या आप पिछले 2 दिनों में एक मानसिक व्यक्ति बन गए हैं? रिक्ल्यूज स्टडी की प्रतिक्रिया ने लिन युआन के अनुमान की पुष्टि की। रिक्ल्यूज स्टडी के चाचा कोई और नहीं बल्कि डुआन हे थे। रिक्ल्यूज स्टडी लगातार लिन युआन का जिक्र कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसे कैसे पता चला। लिन युआन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, लेकिन उसने रिक्ल्यूज स्टडी के सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह पहले से ही निश्चित था कि रिक्ल्यूज स्टडी का चाचा डुआन हे था। लिन युआन को याद आया कि रिक्ल्यूज स्टडी ने बताया था कि वह किसी प्रभावशाली परिवार से नहीं था। उसके चाचा डुआन हे भी एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर थे। इसका मतलब ये था कि डुआन हे किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि डुआन हे शुरू में जियाओ हानजोंग के परी को विश्व शुद्धिकरण से गुजरने में मदद करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से डुआन हे ने जियाओ हानजोंग के साथ बातचीत की उससे ये स्पष्ट था कि डुआन हे जेंग परिवार के साथ मिलीभगत नहीं कर रहा था। वह केवल जियाओ हानजोंग का कर्ज चुकाने के लिए निर्जन द्वीप पर गया था। लिन युआन के निजी गुट स्काई सिटी की शीर्ष लड़ाकू सेना में केवल एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लडबाथ शामिल थे। यद्यपि लिन युआन को डुआन हे की असली शक्ति के बजाय केवल डायमंड एक्स फैंटेसी वी स्वॉर्ड प्लम सीहॉक देखने को मिला, डुआन हे के मुख्य फे को सुजेन के शिखर पर होना था क्योंकि जियाओ हानजोंग ने विश्व सफाई के माध्यम से अपने सुजेन द्वितीय फे के लिए उसकी मदद ली थी। लिन युआन ने सोचा, अगर मैं रिक्लूज स्टडी को उसके चाचा को लाने के लिए राजी कर सकता हूं और मैं डुआन हे की वफादारी हासिल करने में कामयाब हो सकता हूं, तो निश्चित रूप से स्काई सिटी की लड़ने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। जब लिन युआन ये योजना बना रहा था कि वह डुआन हे को किस प्रकार अपने पक्ष में कर सकेगा, तो उसने चुपचाप अपने फायदे का जायजा लिया। अगर मैं सम्राट श्रेणी के डुआन हे को पकड़ने में कामयाब हो जाता हूं, तो मैं बदले में उसे क्या दे पाऊंगा? मैं उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने के लिए सिर्फ दुर्लभ स्रोत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता। अगर उन्हें कांस्य महाकाव्य फे चाहिए तो वे आसानी से क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स को खोजने के लिए अपने स्वयं के कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स हैं जो सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के साथ सौदे को अस्वीकार करेंगे। सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ अनुभवी गुटों के लिए मुख्य लड़ाकू बल भी बनाते हैं। जब तक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है, तब तक कोई भी अनुभवी गुट ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा संसाधन लगाने में खुश होगा। अगर मैं डुआन हे को अपने पक्ष में चाहता हूं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। हालांकि लिन युआन के पास कुछ ऐसा था जो अनुभवी गुटों और शीर्ष गुटों के पास नहीं था, कांस्य लीजेंड फेयर। लिन युआन ने अभी अभी डुआन हे को भर्ती करने का विचार प्रकट किया था। यद्यपि डुआन हे एक सच्चे सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ थे, लेकिन लिन युआन की भर्ती के मानदंड में शक्ति से अधिक शामिल था। जब बात क्षमता की आई तो लिन युआन ने अपने अधीनस्थों के अच्छे चरित्र पर भी जोर दिया। दुर्भाग्य से लिन युआन को यह पता नहीं था कि डुआन हे किस तरह का व्यक्ति था। लिन युआन के पास यह विचार हो सकता था, लेकिन उसे अभी भी डुआन हे के पास जाने से पहले उसके मामलों और जानकारी को देखने के लिए वेन्यू की आवश्यकता थी। रेडिएंट मून पैलेस के गुप्त मून मंडप के अंदर प्रत्येक विशेषज्ञ की जानकारी गुप्त सेवकों द्वारा दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों के व्यक्तित्व से लेकर उनके जीवन के अनुभवों तक सारी जानकारी एक व्यक्तिगत पत्रिका में संकलित की गई थी। जैसे जैसे घटनाएं घटती गईं, छिपे हुए सेवक लगातार नई जानकारी को अद्यतन और रिकॉर्ड करते रहे। रेडिएंट मून पैलेस में दर्ज किए जाने योग्य किसी विशेषज्ञ की मृत्यु के बाद उनकी व्यक्तिगत पत्रिका को सील कर दिया जाता था।
वेन्यू की कड़ी मेहनत और हिडन मून पवेलियन में रखी गई जानकारी के कारण स्काई सिटी इतने कम समय में अनुभवी गुटों और उभरते गुटों के बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करने में सक्षम हो गया। छिपे हुए चंद्र मंडप को पूरी तरह से चंद्र महारानी की खुफिया टीम द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अन्य लोगों के लिए लीनिंग मून माउंटेन एक अभेद्य क्षेत्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कभी भी छिपे हुए चंद्रमा मंडप को नहीं देख पाएंगे। हालांकि लिन युआन को छिपे हुए चंद्रमा मंडप तक अप्रतिबंधित पहुंच थी और वह उसमें उतनी ही आसानी से प्रवेश कर सकता था जितनी आसानी से वह अपने कमरे में प्रवेश करता था। लिन युआन ने अपने हाथ से उसकी ठोड़ी को सहलाया क्योंकि वह गहन चिंतन में था। यद्यपि मेरे गुट में शामिल होने के लिए एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ को आकर्षित करने में संसाधनों का उपयोग होगा, लेकिन ये हमें एक अच्छा भविष्य प्रदान करेगा। लिन युआन हमेशा स्काई सिटी का विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करने पर जोर देता रहा था, लेकिन वह जानता था कि ऐसी कुछ चीजें थीं जो वह अपने दम पर नहीं कर सकता था। कई अवसरों पर चंद्र महारानी ने सूक्ष्मता से सुझाव दिया था कि वह स्काई सिटी में संसाधनों का निवेश करना चाहती थी, लेकिन लिन युआन ने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर भी चंद्र महारानी अभी भी उनकी गुरु थीं। यद्यपि लिन युआन को चंद्र महारानी से संसाधनों का प्रत्यक्ष इनपुट नहीं मिला था, लेकिन उसने स्वयं ही सारी खुफिया जानकारी और गुप्त जानकारी एकत्र नहीं की थी। उन्होंने स्काई सिटी के अपने खुफिया कनेक्शन स्थापित करने के लिए हिडन मून पवेलियन द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग किया। लिन युआन का मानना था कि सूचना संसाधनों से अधिक उपयोगी है। वेन्यू ने पहले ही अनुभवी गुटों और उभरते गुटों के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर ली थी। परिणामस्वरूप लिन युआन को स्काई सिटी की मदद के लिए हिडन मून पवेलियन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वयं की खुफिया रिपोर्ट एकत्र करने के लिए प्रयास करना शुरू करना पड़ा। अपने वर्तमान स्तर पर लिन युआन में अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को भर्ती करने का साहस नहीं था। हालांकि डुआन हे एक अपवाद था। डुआन हे और अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों के बीच अंतर यह था कि डुआन हे लिन युआन से परिचित था। लिन युआन जानता था कि उसके पास मौजूद संसाधन डुआन हे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। डुआन हे को अपने साथ परिचित होने की अनुमति देकर लिन युआन उसे एक उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर सकता था। यदि लिन युआन अपनी पहचान बाकी दुनिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय डुआन हे को भर्ती करना था। कुछ मिनटों के दौरान जब लिन युआन गहन विचार में डूबा हुआ था, लिन युआन ने अनुमान लगाया कि रिक्ल्यूज स्टडी के चाचा का उपनाम बहुत पहले ही भूला दिया गया था। समूह के अधिकांश सदस्यों का ध्यान 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों पर केंद्रित था, जिनकी शुद्धता 9.9 थी। केवल रिक्ल्यूज स्टडी ही अभी भी लड़खड़ा रही थी। लिन युआन की प्रतिक्रिया के बिना रिक्ल्यूज स्टडी की जिज्ञासा संतुष्ट नहीं हो सकती थी। समूह में कई बड़े लोग शामिल थे और समूह व्यवस्थापक समूह में किसी को भी नहीं जानता था। रिक्ल्यूज स्टडी को नहीं लगता था कि ग्रुप एडमिन को पता था कि वह कौन है। रिक्ल्यूज स्टडी को अचानक याद आया कि उसके चाचा कितने शक्तिशाली थे और फिर यह बात उसे प्रभावित कर गई। क्या ग्रुप एडमिन मेरे चाचा को जानता है? रिक्ल्यूज स्टडी ने इसके बारे में और अधिक सोचा और उसके चाचा को पता लग गया कि वह उसके लिए परचेज विद नो लॉस्टो से फ्लावर ब्रोकेड मोती खरीद रहा था। जब रिक्ल्यूज स्टडी फ्लावर ब्रोकेड पर्ल्स के लिए अंधे व्यापार के माध्यम से फैन क्लब में शामिल हुआ, तो उसने समूह में अपने चाचा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उस समय रिक्ल्यूज स्टडी को एहसास हुआ कि उसका चाचा स्टार वेब पर ऑनलाइन था। लिन युआन से कोई जवाब न मिलने पर रिक्ल्यूज स्टडी ने अपने चाचा से जवाब मांगने का फैसला किया। इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजा। एकांतप्रिय अध्ययन, चाचा, क्या आपको अभी भी स्टार वेब पर वह छोटा सा प्रीमियम सामान स्टोर याद है जहां आपने मुझे फूल ब्रोकेड मोती खरीदने के लिए जाने की सलाह दी थी? वर्तमान में डुआन हे अभी भी इंडिगो एज्योर सिटी में था और 2 स्पिरिट गार्ड दूतों को आयामी दरार के सक्रिय चरण के दौरान कुछ उन्नत जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों को मारने में मदद कर रहा था। साथ ही वह आपूर्ति के लिए स्रोत प्रकार की वस्तुओं को निकालने के लिए प्रत्येक खुले आयामी दरार में भी प्रवेश कर रहा था। भले ही डुआन वह असाधारण शक्ति वाला एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था, फिर भी उसे सक्रिय आयामी दरारों के बीच उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूपों को मारने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता था, जो कहीं भी प्रकट हो सकते थे, जिससे उसे असामान्य रूप से थकान महसूस होती थी। डुआन हे ने इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि इस आयामी दरार के सक्रिय चरण में स्थानिक उतार चढ़ाव की मात्रा पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि अगर दोनों गार्ड दूत इंडिगो एज्योर सिटी के इंडिगो एज्योर गार्ड्स के साथ मिलकर काम करने के लिए लगभग 1000 स्पिरिट गार्ड्स को साथ ले आएं, तो भी जनशक्ति थोड़ी अपर्याप्त होगी। दूसरे, इस अवधि के दौरान डुआन हे के पास संसाधनों की बहुत कमी थी। इससे वह पहले ही काफ़ी तनाव में आ चुका था। उस समय डुआन हे से ज़्यादा जियो हानजोंग से कोई भी नफरत नहीं करता था। वह वही था जिसने जियो हानजोंग के मुख्य फेकोल्ड स्नोपाइन को मिड 2 में विकसित होने के लिए ज़रूरी महंगी आध्यात्मिक सामग्री उधार दी थी। उस समय जियो हानजोंग ने डुआन हे को अपेक्षाकृत अच्छी वापसी कीमत दी थी और कई बार उससे बात करने के लिए अपनी चमड़ी मोटी कर ली थी।
केवल तभी डुआनहे जियाओ हानजोन को अपनी आध्यात्मिक सामग्री उधार देने के लिए तैयार हुआ था। हालांकि डुआनहे ने कभी नहीं सोचा होगा कि जियो हानजोंग वास्तव में अपने सौदे से मुकर जाएगा। डुआन को वास्तव में यह नहीं पता था कि ऋण वसूलने के लिए किससे संपर्क किया जाए। वह संभवतः झेंग परिवार के पास नहीं जा सकता था। क्या वह जा सकता था? यह विचार करने से पहले कि क्या झेंग परिवार अपना कर्ज चुकाएगा, सिर्फ इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने लगातार 2 सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को खो दिया था, ये बहुत संभावना थी कि वे डुआनहे को एक तैयार पंचिंग बैग के रूप में देखेंगे यदि वह अब उनके पास जाए। उस समय तक वह न केवल अपनी कीमती परियों को वापस पाने में सक्षम होगा, बल्कि अपनी नाक पर लगी अरबों राख को भी वापस नहीं पा सकेगा। डुआनहे की प्राकृतिक संपदा अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती थी। डायमंड एक्स फैंटेसी वीस्वॉर्ड प्लम सी हॉक के अलावा उनके पास 2 अन्य फे थे। ये दोनों फे मुख्य फे थे जिन्होंने सुजरेंट मिथाई के शिखर को प्राप्त किया था, जो मिथ 2 से एक कदम दूर था। डुआन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने 2 परियों को सुजेंट मिथाई से सुजेंट मिथ 2 में विकसित करने के लिए आवश्यक धन कैसे प्राप्त करेगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही उसने चांदनी रात में एक और इच्छाशक्ति रून को समझा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फे को अनुबंधित करना जारी रख सकती थी। एक और इच्छाशक्ति रून को समझना एक नए उच्च श्रेणी के कांस्य फे को अनुबंधित करने और विकसित करने की आवश्यकता के बराबर था। ये वह अत्यंत खुशी का अवसर होना चाहिए था जिसकी प्रतीक्षा डुआनहे ने पिछले कुछ वर्षों से की थी। एक और परी डुआनहे की युद्ध प्रणाली को समृद्ध कर सकती है, जिससे उसे अधिक संभावनाएं मिल सकती हैं। हालांकि ये खुशी का अवसर उस अजीब क्षण पर आया था जब उसके 2 मुख्य फे मिथ 2 में विकसित होने वाले थे। इसलिए जो खुशी का अवसर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर से आया है। डुआनहे शुरू में अच्छे मूड में नहीं था। जब भी वह सोचता कि कैसे वह छोटी उम्र में क्रिएशन मास्टर बन गया था, लेकिन फिर अपने भतीजे से लड़ने के लिए जुनूनी हो गया जो स्टार वेब पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर भी नहीं था, तो उसे दबा हुआ गुस्सा महसूस होता था। डुआनहे के लिए लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवरों का हर दिन जन्म लेना और मरना कोई मायने नहीं रखता था। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे फिर भी उन सृजन मास्टर्स के लिए काम करेंगे, है न? इसके अलावा डुआनहे इतने सालों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। मूलतः फेस की खेती करते समय जन्म और मृत्यु से अर्जित अधिकांश संसाधन सृजन मास्टर को सौंपे जाते थे। बहती नदी को काट दो, तुम इस समय भी स्टार वेब पर क्यों हो? मुझे मत बताओ कि क्रिएशन मास्टर बनने के लिए तुम्हें स्टार वेब पर प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे पूरे परिवार को चिंता से बचाने के लिए प्रजनन कक्ष में अधिक बार जाओ। बहती नदी को काटें, एक क्रिएशन मास्टर के रूप में जल्दी से आगे बढ़ें। जब आप क्लास 2 क्रिएशन मास्टर बन जाते हैं, तो मैं आपको अपना मास्टर बनने के लिए क्लास 4 क्रिएशन मास्टर खोजने में मदद करूंगा। रिक्लूस स्टडी को अपने चाचा को निजी तौर पर संदेश भेजने में पहले थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। अब जब रिक्लूस स्टडी ने अपने चाचा को निजी तौर पर संदेश भेजा, तो उसे पता चला कि वह सही था। उसके चाचा उसे फिर से उपदेश दे रहे थे। उसके चाचा का शरीर बड़ा और लंबा था, जैसे कि एक गंवार। हालांकि उनके पिता, जो एडवांस्ड स्पिरिट क्यू ऑक्यूपेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, भी व्याख्यान देने में उनसे आगे नहीं थे। हालांकि जब बात सृजन मास्टर के रूप में उनकी शक्ति की आई, तो रिक्लूस स्टडी के पास कहने को बहुत कुछ था। एकांतवासी अध्ययन। चाचा, सृजन मास्टर के रूप में मेरी शक्ति में पहले से ही बहुत सुधार हुआ है। डुआनहे ने शुरू में व्याख्यान जारी रखने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके भतीजे ने अचानक अच्छी खबर दी है, तो उसे लगा कि पूरे दिन की थकान गायब हो गई है। फिर भी रिक्लूस स्टडी के अगले शब्दों से डुआनहे की दृष्टि तुरंत काली हो गई। एकांतवासी अध्ययन। चाचा, आपने मुझे पहले जो फूल ब्रोकेड मोती दिए थे और जो मैंने अपने नए साल के पैसों से खरीदे थे, उनकी मदद से मैं अब कुछ वर्ग 2 सृजन मास्टर से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। एकांतप्रिय अध्ययन। बेशक, मैं स्पिरिट द्रव मिश्रण में अपनी सफलता दर के बारे में बात कर रहा हूँ। डुआनहे अपने भतीजे से अच्छी खबर की प्रतीक्षा करते हुए दुर्लभ और कीमती आध्यात्मिक सामग्रियों की कीमत के लिए कुछ सहमत विक्रेताओं से संपर्क कर रहा था। हालांकि अपने भतीजे की खबर मिलने पर डुआनहे ने खुद को बंद महसूस किया। उनका भतीजा सचमुच इतना प्रतिभाशाली था कि उसने ऐसी तुलना की। प्रथम श्रेणी के सृजन मास्टर द्वारा तैयार किए गए आध्यात्मिक द्रव्य को बनाने में कुछ आध्यात्मिक अवयवों से अधिक की आवश्यकता नहीं होती। जब तक किसी को 2 फूल ब्रोकेड मोती दिए जाने पर उसके बुनियादी कौशल पर्याप्त ठोस थे, तब तक क्लास 1 क्रिएशन मास्टर की सफलता दर कम से कम 30% होनी चाहिए। वास्तव में सफलता दर की तुलना करें तो उनके भतीजे की सफलता दर कुछ निम्न स्तर के क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स के बराबर थी। लेकिन आप एक वर्ग 1 सृजन मास्टर क्षतिग्रस्त फी जड़ों को ठीक करने की अपनी क्षमता में वर्ग 2 सृजन मास्टर से अपनी तुलना क्यों नहीं करते? काफी समय के बाद डुआनहे अंततः अपनी मानसिक स्थिति से उबर पाया। उसने विस्फोटक ढंग से उत्तर दिया, बहती नदी को काट दो, तुम पहले से ही 19 साल के हो।
अगर तुम 20 साल की उम्र से पहले क्लास 2 क्रिएशन मास्टर नहीं बनोगे तो मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा मास्टर ढूंढने में भी शर्म आएगी। रिक्ल्यूज स्टडी को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके चाचा हमेशा हर चीज़ के बारे में चिंता करते रहते थे। क्या गुरु को ढूंढना बहुत कठिन था? वह ग्रुप चैट में अच्छा कर रहा था और मास्टर डुआन ली से कुछ शब्द भी प्राप्त कर चुका था। उसे पूरे दिन क्यूट अभिनय करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। अब मास्टर डुआन ली ने उन्हें नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। पूरे दिन अपने चाचा द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद रिक्ल्यूज स्टडी को अंततः जवाबी कार्रवाई करने का एक तरीका मिल गया। एकांतवासी अध्ययन। चाचा, मैं पहले से ही कक्षा 4 के सृजन मास्टर डुआन ली का नामात्र शिष्य बन चुका हूँ। एकांत अध्ययन। मास्टर डुआन ली ने कहा कि जब तक मैं 20 वर्ष की आयु से पहले कक्षा 2 सृजन मास्टर बन जाता हूँ और उनकी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता हूँ, तब तक वह मुझे अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगी। डुआन जब उसने रिक्ल्यूज स्टडी से संदेश देखा तो वह दंग रह गया। क्या इस बच्चे को अपना गुरु मिल गया? डुआन ही की पहली प्रतिक्रिया ये सोचना था कि क्या उनके भोले भाले भतीजे के साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन जल्द ही उन्हें याद आ गया कि उनका भतीजा कितना धूर्त था। अपने भतीजे के साथ धोखाधड़ी होने की चिंता करने की बजाय उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनका भतीजा किसी और के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मेरे भतीजे को कभी धोखा मिला है? रुको, क्या वह मुझे भी ठगने की कोशिश कर रहा है? दुर्लभ श्रेणी 3 सृजन मास्टर्स के अलावा वे सभी लोग जिन्होंने कोई उपाधि प्राप्त की थी और उस उपाधि से जाने जाते थे, वे श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स थे। जब तक वर्ग 4 का सृजन मास्टर अपने भतीजे को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, तब तक केवल लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। भले ही वह नाम मात्र का शिष्य था, फिर भी वह पहले से ही श्रेणी 4 सृजन गुरु की शिक्षाएं प्राप्त करने में सक्षम था। जब तक उसका भतीजा कक्षा 4 के सृजन मास्टर से सीख सकता था और अपने कौशल को मजबूत करने के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकता था, डुआन हे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका भतीजा नामात्र का या प्रत्यक्ष शिष्य था। डुआन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका भतीजा किस क्लास 4 क्रिएशन मास्टर को पकड़ने में सक्षम था। उनका भतीजा स्टार टावर पर प्रतिदिन 5 घंटे बिताता था और कम से कम 60वें स्तर तक पहुंच गया था। क्या स्टार टावर के किसी मैच में उसकी मुलाकात क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से हुई थी? यह विचार डुआन हे को हास्यास्पद लगा। भले ही क्लास 4 क्रिएशन मास्टर लड़ाई में कुशल न हो, फिर भी उनके परी काफ़ी मात्रा में क्षति सहन कर सकते थे। बहती नदी को काट दो, तुम्हें गुरु कहाँ मिला? रिक्ल्यूज स्टडी को अपने चाचा को निजी संदेश भेजने पर थोड़ा अफसोस हो रहा था। समूह के सभी उपलब्ध सदस्य ऑनलाइन आ चुके थे और समूह कल्याण नीलामी 3 मिनट में शुरू होने वाली थी। हालांकि उसके चाचा लगातार सवाल पूछ रहे थे। अगर मैं अपने चाचा के सभी सवालों का जवाब देने में व्यस्त हूं तो मैं शो कैसे देख सकता हूं? रिक्ल्यूज स्टडी ने त्वरित समाधान का निर्णय लिया। एकांतप्रिय अध्ययन। हम एक समूह चैट में मिले। डुआन वह रिक्ल्यूज स्टडी के जवाब से हैरान था। किस तरह की ग्रुप चैट आपको क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से चैट करके अपना मास्टर बनाने की अनुमति देती है? यह एक अंधे आदमी की तरह है जो मछली पकड़ने गया और स्वर्ग और पृथ्वी रूज क्वींस कैलब के साथ समाप्त हुआ। कट ऑफ द फ्लोइंग रिवर। कौन सी ग्रुप चैट? इससे आपको मास्टर के तौर पर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर कैसे मिल जाता है? मुझसे झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि तुमने कैसे अपने स्टाफ से अपना सारा हॉलिडे होमवर्क करवाया। वह तुम्हें पीटेगी। उसके चाचा के संदेश ने रिक्ल्यूज स्टडी को लगभग पागल कर दिया। ये दोनों बातें बिल्कुल अप्रासंगिक हैं। हम बस बात कर रहे थे। उसे ऐसी क्रूर रणनीति क्यों अपनानी पड़ी? अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने अपना होमवर्क पूरा करने में मदद की है, तो मैं उस पिटाई से कभी नहीं उबर पाऊंगा जो वह मुझे ज़रूर देंगी। रिक्ल्यूज स्टडी बहस करना चाहता था, लेकिन समूह कल्याण नीलामी 1 मिनट में शुरू होने वाली थी। रिक्ल्यूज स्टडी ने अपने द्वारा बनाए गए बिस्तर पर लेटने का निर्णय लिया। एकांतप्रिय अध्ययन। स्टार वेब पर छोटा सा फैन क्लब जहां से आपने मेरे लिए फ्लावर ब्रोकेड मोती खरीदे थे। अंकल, क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि मैं हर दिन ब्रीडिंग रूम में क्रिएशन मास्टर कौशल के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करूंगा, बदले में आपके विवेक पर? आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अंकल, मैं अब और बात नहीं कर सकता। समूह में स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों की नीलामी है। मुझे देखना है कि यह कैसे होता है। अपने भतीजे के संदेश से डुआन हे उलझन में पड़ गया। क्या चल रहा है? डुआन हे ने अपने भतीजे की बातों पर विचार किया। उसे अभी भी स्टार वेब पर वह छोटी सी दुकान याद है जहां से उसने अंधे व्यापार के जरिए फ्लावर ब्रोकेड मोती खरीदे थे। डुआन हे ने फ्लावर ब्रोकेड मोती के एक बैच के लिए एक व्यापार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उसने फ्लावर ब्रोकेड मोती का एक डंठल प्राप्त करने के लिए केवल 10 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें खर्च की थीं। डुआन जैसे विशेषज्ञ को फ्लावर ब्रोकेड पर्स जैसी चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन उसने सोचा था कि जिस दुकान ने इस व्यापार को स्वीकार किया था उसका मालिक पागल था। उन्होंने फ्लावर ब्रोकेड मोती को अपने स्टार वेब स्टोर में बेचा। हालांकि दुर्लभ जीवन रूप मंडप में कुछ ही सेकंड में उनकी नीलामी हो जाती।
लेकिन अपने भतीजे डुआनहे से बात करने के बाद उन्हें लगा कि एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया है। स्टार वेब पर छोटी दुकानों ने कब से स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जैसी कीमती वस्तुएं बेचना शुरू कर दिया, जिन्हें प्राप्त करना सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। डुआनहे को स्टार वेब से खरीदारी करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपने लेन देन के इतिहास की जांच की। उसने पाया कि उसने फ्लावर ब्रोकेड मोती ब्लाइंड ट्रेड के माध्यम से परचेज विद नो लॉस फेस्टो नामक स्टोर से खरीदे थे। उन्होंने निजी संदेशों के अलावा अन्य सभी संदेश हटा दिए थे। इस प्रकार डुआनहे को फ्लावर ब्रोकेड मोती के लिए व्यापार करने के बाद समूह चैट में आमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि अब जब डुआनहे ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह वैसे भी ग्रुप चैट में शामिल नहीं होता। अगर वह शामिल होता तो शायद वह बेची जा रही ट्रिंकेट्स को देखकर नागभान सिकोड़ लेता और अंततः चैट नोटिफिकेशन बंद कर देता। फिर भी अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के परचेज विद नो लॉस स्टोर में शामिल हो गए। डुआनहे ने ऐसा अपने भतीजे की बातों की वैधता साबित करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह अपने भतीजे को समझता था। उसका भतीजा भले ही द्वेषपूर्ण हो, लेकिन वह झूठा नहीं था। वह परचेज विद नो लॉस स्टोर फैन क्लब में शामिल हो गया क्योंकि उसके मुख्य परी को विकसित होने के लिए कई स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की आवश्यकता थी। चूंकि उनके भतीजे ने बताया था कि समूह में एक नीलामी होने वाली है, इसलिए इसमें शामिल होने से डुआनहे को एलिमेंटल शेलफिश का पालन पोषण करने वाले क्रिएशन मास्टर के साथ व्यापार पर बातचीत करने के प्रयास से बचाया जा सकेगा। हालांकि वह उस समय गरीब था और उसके पास संसाधनों की कमी थी, डुआनहे को सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति पर पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि समूह में कोई भी उससे ये पद नहीं छीन पाएगा। लिन युआन ने 10 बजे समूह कल्याण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 10 बजे कोई नया व्यक्ति अचानक आ जाएगा। लिन युआन को पता था कि परचेज विद नो लॉस स्टोर वर्तमान में कोई भी सामान नहीं बेच रहा था, जिसका मतलब था कि इस व्यक्ति ने पहले भी स्टोर से खरीदारी की थी, लेकिन तब उसने इसमें शामिल होने का फैसला नहीं किया था। यद्यपि समूह कल्याण नीलामी शुरू होने वाली थी, फिर भी नवागंतुक का स्वागत आवश्यक था। हमेशा सक्रिय रहने वाला रिक्लूस स्टडी अचानक चुप हो गया। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके पैर पर आ गिरा हो। अगर उसके चाचा समूह में थे तो वह समूह में स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकता था। डुआनहे को प्रशंसक क्लब के समूह सदस्यों से इस उत्साह की उम्मीद नहीं थी। उनमें से कुछ 10 लोगों की गतिविधि का स्तर कुछ हजार लोगों के बराबर था। कुछ ही समय बाद डुआनहे ने 12.9.9 शुद्धता वाले जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मोतियों को देखा, जिन्हें लिन युआन नीलाम कर रहा था। डुआनहे के आश्चर्य के साथ साथ उसकी सांसें भी तेज हो गईं। अपने चाचा को परेशान करना पसंद करता था। डुआनहे ने नीलाम किए जा रहे मौलिक मोतियों का गहन अध्ययन करने के बाद समूह में जल्दी शामिल न होने के लिए खुद को डांटा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मौलिक मोती वास्तव में 9.9 शुद्धता वाले थे, डुआनहे ने बिना किसी नुकसान के खरीदारी स्टोर के बारे में जानकारी देखना शुरू कर दिया। यदि उसने स्वयं यह न देखा होता तो डुआनहे को विश्वास ही नहीं होता कि एक स्टार वेब स्टोर 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जैसी कोई चीज़ बेच सकता है। जब डुआन वह अभी भी एक शीर्ष राजा श्रेणी विशेषज्ञ था तो उसने अपने परियों को महान सुजैन बनाने के लिए कई एहसानों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कई स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को विकसित करने में मदद के लिए एक वर्ग 4 सृजन मास्टर को मनाने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया था, जिनकी शुद्धता लगभग 9.7-9.8 थी। यद्यपि बाजार में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती उपलब्ध थे, लेकिन उनमें से अधिकांश की शुद्धता 9.5-9.6 थी। 9.7-9.8 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती मिलना असंभव था। अगर किसी को इसकी बहुत ज़रूरत थी तो वे केवल क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स से संपर्क कर सकते थे ताकि वे उनके लिए इसे विशेष रूप से बना सकें। यहाँ तक कि शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स को भी काफ़ी भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता था यदि वे 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का उत्पादन करना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती को बाजार में नहीं बेचेगा, समूह कल्याण के रूप में उन्हें नीलाम करना तो दूर की बात है। अब जबकि डुआनहे सम्राट श्रेणी में पहुंच चुका था, उसे अपने लिए स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती उत्पन्न करने के लिए कक्षा 4 के सृजन मास्टर को मनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह असंभव था कि डुआनहे एक शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर को खोजने में सक्षम होगा जो उसके लिए 9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का उत्पादन कर सके। उसके पास क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के साथ संबंध बनाने का कोई आधार नहीं था जिससे वह मदद मांग सके। वह इस समय केवल एक मध्यम सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ था। क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स उसे दूसरी नज़र से भी नहीं बख्शेंगे। केवल शीर्ष सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को ही क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स के बराबर खड़े होने का अधिकार था।
डुआन वह स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की शुद्धता के बारे में उतना विशिष्ट नहीं था जितना कि वह अतीत में था जब वह अपने फेस को सुजरेन में विकसित करने की कोशिश कर रहा था। तात्विक मोतियों में निहित शुद्ध तात्विक ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से फेस के रक्त में दबे परिवर्तन को सक्रिय करने के लिए किया गया था। इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती बहुत उपयोगी थे। अब डुआन हे के दोनों मुख्य परिमानव रूप लेने के लिए मिथक 2 को तोड़ने वाले थे। परिवर्तन के लिए डुआन हे को आध्यात्मिक तत्वों की आवश्यकता थी जो विकास में सहायक हों। शुद्ध तात्विक ऊर्जा ने केवल प्रभावों को बढ़ाया। डुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गलती से सोने की खान पर आ गया हो। यद्यपि उसने अपने परियों को मिथक I से मिथक 2 तक विकसित करने के लिए कई संसाधनों का उपयोग किया था, फिर भी उसके जैसे सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के पास कुछ बचत थी। डुआन वह इंडिगो एज और सिटी में पानी की दुनिया आयामी दरार से स्रोत प्रकार की वस्तुओं की एक उचित मात्रा में आया था। उसने निर्णय लिया कि वही वह व्यक्ति होगा जो 12.9.9 शुद्धता वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती घर लाएगा। डुआन हे नीलामी के नियमों के बारे में पूछताछ करना चाहता था। आखिरकार वह समूह में नया था और समूह कल्याण के नियमों के बारे में अभी भी अनिश्चित था। डुआन हे को लग रहा था कि अगर इन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में किसी विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता होगी तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय डुआन हे सचमुच बहुत गुस्से में आ जाता था। डुआन को याद आया कि इस समूह व्यवस्थापक ने फुल ब्रोकेड मोती के लिए अंधे व्यापार के दौरान एक विशिष्ट आइटम निर्धारित किया था। विशिष्ट वस्तु मध्य श्रेणी की विचित्र लपटें थीं। इससे पहले कि डुआन हे सवाल पूछता, उसने समूह संदेशों पर नजर डाली और तुरंत ठिठक गया। कोई व्यक्ति उसके भतीजे रिक्ल्यूज स्टडी का जिक्र कर रहा था और इस सवाल से डुआन हे के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह रिक्ल्यूज स्टडी को बाहर निकाले और उसे ऐसा सबक सिखाए जिसे वह कभी न भूले। समूह में से किसी ने पूछा, क्लाउड में स्ट्रीम करें, भगवान का शुक्र है कि मैं सफल हो गया। मुझे जीतना पक्का है। एट रिक्ल्यूज स्टडी। मैंने ग्रुप चैट को स्क्रॉल किया। आपने कहा कि दिन के मूड का जेंग परिवार से कुछ लेना देना था। अगर ऐसा है तो जेंग परिवार को इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? डुआन को लगा कि उसका भतीजा उसे परेशान करना पसंद करता है। घर पर यह तय था कि इस मामले की एक भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस बदमाश ने न केवल हमारी बातें सुन लीं बल्कि उसने इसे ग्रुप चैट में भी पोस्ट कर दिया। यदि इसकी खबर इसमें शामिल लोगों तक पहुंच गई और डुआन हे के पीछे पड़ गई तो सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में उसकी स्थिति भी उसे नहीं बचा पाएगी। जब डुआन हे ने पहली बार निर्जन द्वीप छोड़ा था तो उसे पता नहीं था कि लिन युआन कौन था। जब वह दूसरी बार निर्जन द्वीप पर था तो उसने आयामी दरार की दिशा में लगातार चांदनी देखी थी और चांदनी अवरोध को पार करने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया था। उसे लगा कि सघन चांदनी में डूबी आकृतियां परिचित थीं। आखिरकार चंद्र महारानी अपनी बाहों में एक तैरते हुए शरीर के साथ चांदनी अवरोध से बाहर निकल आई थी। डुआन हे ने उस पल केवल अपना सिर उठाने की हिम्मत की थी, लेकिन उसने 2 सुजेंट मिथ ब्रीडफे को चांदनी से निकलते देखा जिन्होंने जियाओ हानजोंग को मार डाला था। जब उसने 2 सुजेनफे के बगल में बिना मास्क वाले युवक को देखा तो डुआन हे को एहसास हुआ। पता चला कि अजीब मुखौटा पहने जिस युवक ने जियाओ हानजोंग को मारने का आदेश दिया था वह चंद्र महारानी का शिष्य था। डुआन हे ने लिन युआन की पहचान के बारे में अनुमान लगाया था। जब उसने लिन युआन को स्काई सिटी का जिक्र करते सुना तो डुआन हे को यकीन हो गया कि उसने उस नाम के गुट के बारे में कभी नहीं सुना था। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि स्काई सिटी कोई पौराणिक छिपा हुआ गुट नहीं था। ये तो नकाब पहने युवाओं द्वारा बनाया गया एक नया गुट होना चाहिए। डुआन हे को यह रहस्य पता था क्योंकि उसने निर्जन द्वीप पर घटित घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखा था। चूंकि उनके भतीजे ने इस घटना के बारे में समूह में बताया था, इसलिए यदि इसमें शामिल लोगों को इसकी भनक लग गई तो वे लीक के स्रोत का पता लगा सकेंगे और यह पता लगा सकेंगे कि